नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। होम बायर्स यानी घर खरीदारों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पोजीशन समय से ना मिलना तो दूर की बात हो गई, अब तो चिंता जिंदगी भर की कमाई डूबने की हो गई है। देश के जाने माने डेवलपर जेपी इंफ्रा ने यमुना एक्सप्रेसवे जैसा शानदार हाईवे बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन होम बायर्स को उसने मायूस किया है और अब उसे दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में न केवल जेपी के प्रोजेक्ट से जुड़े बायर्स बल्कि दूसरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से जुड़े खरीदार की शिकन भी बढ़ गई है। क्या फ्लैट मिलेगा? नहीं मिला तो क्या निवेश किए गए पैसे वापस होंगे? कहीं जेपी जैसा हाल ना हो जाए। एनसीआर में 90% बिल्डर भारी कर्ज में है, लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए? क्या सरकार बायर्स के लिए कुछ करेगी? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, जिन पर आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे और मेरे साथ राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिर बिल्डर्स अगर इस हालत में पहुंचे तो क्या उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार हैं? लेकिन उन सबसे हम बात करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वो बैंकरप्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें बैंकरप्ट कर दिया है। बायर में कोई शक नहीं है कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आज तक ना मकान मिला है, ना उसका पता लगता है कब मिलेगा। फ्लैट खरीदारों के लिए इसे मुश्किल घड़ी कहा जाएगा। देश के प्रमुख बिल्डरों में से एक जेपी इंफ्रा दिवालिया होने के कगार पर है। आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर एनसीएलटी ने जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में 32,000 लोगों के सपनों पर पानी फिरने की नौबत आ गई है। जेपी इंफ्रा पर 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है। जेपी बिल्डर के हालात 9 महीने में नहीं बदले तो इसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। ये जो इशू है वो बैंक और जेपी के बीच में है। नोएडा अथॉरिटी बायर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी और इसके लिए पहले इनकी पूरी समस्या को समझा जाएगा। आवश्यकता होगी तो इसमें जो है लीगल ओपिनियन भी सीख किया जाएगा और बायर्स के इंटरेस्ट को नोएडा अथॉरिटी हर हालत में प्रोटेक्ट करेगी। सवाल सिर्फ जेपी इंफ्रा के बायर्स का नहीं है। नोएडा के 90% बिल्डर्स डिफॉल्टर हैं। नोएडा अथॉरिटी का 91 रिहायशी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर 9,993 करोड़ का बकाया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर यूनिटेक का नाम है, जिसके ऊपर 4,773.33 करोड़ का बकाया है। आम्रपाली पर 1,076.81 करोड़ का बकाया है, जबकि जेपी इंफ्रा पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 1,200 करोड़ रुपए का बकाया है। जाहिर है, भारी कर्ज में डूबे बिल्डर्स की हालत को देखते हुए जेपी इंफ्रा पर दिवालियेपन की कार्रवाई शुरू होना दूसरे प्रोजेक्ट से जुड़े घर खरीदारों के लिए भी भारी चिंता का कारण है। हजारों कंज्यूमर जिन्होंने जेपी को 90-95% पेमेंट दे दिया था, जिनके फ्लैट कभी के मिल जाने चाहिए थे और आज तक वो फ्लैट जेपी ने बना के दिए नहीं, उनको एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि अब जब तक ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलेगी, अर्थात आईडीबीआई ने जो प्रारंभ किया है, उनके कंज्यूमर के केसेस जो हैं उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ी दिक्कत है जो उनको झेलनी पड़ती। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में सवाल है, जेपी इंफ्रा के निवेशकों का क्या होगा? क्या दूसरे प्रोजेक्ट्स के निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है? घर खरीदारों को फ्लैट मिलेगा या पैसे डूब जाएंगे? क्या सरकार फ्लैट खरीदारों की मदद के लिए आगे आएगी? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अपनी इस डिबेट के दौरान अगले 1 घंटे में उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। मेरे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रवीण जैन है, नरेटको के प्रेसिडेंट है, नरेटको बिल्डर्स का एक एसोसिएशन है। मेरे साथ वेंकट राव है, फाउंडर और एमडी है इंटीग्रेट बिजनेस एडवाइजरी के और एडवाइज करते हैं रेरा से जुड़े मामलों को, रियल एस्टेट से जुड़े मामलों को। विनोद संपत है, प्रॉपर्टी लॉयर है, आलोक कुमार है, फाउंडर है फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी बायर्स का एक संगठन, ओनर्स का जो संगठन है उसके फाउंडर है, और देवेंद्र यादव है, सेक्रेटरी हैं जेपी किंगस्टन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के, और जेपी से जुड़ा मामला है तो इन्हीं से शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, लेकिन देवेंद्र यादव आपसे ही शुरू करते हैं। देवेंद्र यादव, जेपी
में जब आपने घर लिया था जेपी इंफ्रा के वेस्ट टाउन में, तो क्या ये सोचा था कि हालत ये होगी कि ये बिल्डर दिवालिया होने की कगार पे खड़ा होगा और आप लोगों के मन में अब क्या सोच रहा, आप लोगों को क्या सोच रहा है, क्या करें? देखिए, जो मैं एक जॉब करता था, हैदराबाद में रहता था, तो मुझे एनसीआर में आना था क्योंकि यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो एक सपनों का घर होता है, तो एक डर था कि हाँ बिल्डर जो होते हैं थोड़ा डिले करके देते हैं। उस टाइम मैंने सोचा कि नोएडा में कौन बेस्ट बिल्डर है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए मैंने जेपी के अंदर इन्वेस्ट किया। तो जो आज कंडीशन है उस टाइम बिल्कुल ही अपोजिट थी। उस टाइम मुझे बिल्कुल ट्रस्ट था, आंख बंद करके मैंने हैदराबाद से एक लोन लेके फ्लैट लिया। 2010 में मैंने ये बुक किया था और मुझे कमिटमेंट किया था कि 2013 तक ये मुझे फ्लैट मिल जाएगा। और लगता था मुझे कि नहीं 2013 में नहीं तो 14 में 15 तक एटलीस्ट मुझे जेपी जो है फ्लैट दे देगा। और 2015 के बाद जब मुझे लगा कि अब जेपी फ्लैट नहीं देगा, मैंने डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि 2013 के बाद बिल्डर ने 25 प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट्स को वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा था। किस लेवल तक कंप्लीट करके लेके जाता था, वो 90% पैसा कंज्यूमर से कर लेता। तो इस तरह से 35,000 फ्लैट जो कि उसने 2007 से लेकर 2012 तक डिलीवर करने थे, केवल 5,000 फ्लैट ही वो डिलीवर कर पाया। बायर्स का आज की रेट में उसने 25,000 पैसा ले लिया है। बैंक से उसने पैरेलली लोन भी लिया है जो कि केवल 9,000 करोड़ का है। सो इतना पैसा लेने के बाद वो प्रोजेक्ट अभी भी 50%, जिस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट किया है विस्टाउन है, उसमें केपीए प्रोजेक्ट्स है, पूरा विस्टाउन जो प्रोजेक्ट्स है वो केवल अभी 40-50% ही डेवलप्ड हुआ है। लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, हमें उम्मीद हुई योगी जी से, मैं खुद योगी जी से मिला था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, नोएडा अथॉरिटी पे एक प्रेशर डाला। तब जेपी ने 2 महीने पहले कमिटमेंट किया है कि इस पूरे विस्टाउन को कंप्लीट करने के लिए उसे नेक्स्ट 5 ईयर्स और चाहिए। और उसका हमने पूछा कि आप क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे, बोला कि मेरे पास टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके हैं कि उसके पास फंड्स नहीं है। आप अब लगाइए, बैंक से भी पैसा लिया, हम लोगों से भी पूरा 90% पैसा वो ले लिया है, और आज वो बोला है कि वो फ्लैट मतलब उन्होंने 32,000 बायर्स से भी पैसा लिया, अराउंड 90% जैसा कि आप कह रहे हैं। बैंकों का भी उनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, बायर्स का ज्यादा है, और अथॉरिटी को भी उन्होंने, और अथॉरिटी का पैसा भी नहीं चुकाया उन्होंने, और उसके बावजूद अब उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करे। सोचिए ये हालत है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए, आप लोगों की मैनेजमेंट से कोई बात हुई है इस खबर के आने के बाद? उनका क्या रिएक्शन है? एक हफ्ते पहले मैं खुद गया था, मेरे साथ कुछ और भी मेरे साथी गए थे। इस खबर के आने के बाद, जैसे इस खबर के बाद हम आज गए थे वहां पे, और काफी मुश्किल, मतलब आराम से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बोला कि इस टाइम जेपी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो डिसॉल्व हो चुका है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में वो कुछ भी बोलने के लिए उनके पास ऑथराइज नहीं है। एज पर लॉ वो हमें पढ़ा रहे थे कि कंपनी जो है जिस तरह से है उस डे टू डे वैसी एक्टिविटी करती रहेगी। ठीक है, बट कोई, उन्होंने कहा कि आरपीआई जो अनुज जैन जी ऑथराइज हुए हैं, ठीक है, वो आपको कुछ मैं प्रवीण जैन अब आपके पास आऊंगा। प्रवीण जैन, क्योंकि आप नरेटको के प्रेसिडेंट हैं और नरेटको संगठन है डेवलपर्स का। सर, नरेटको और इसके अलावा क्रेडाई ऐसे जो संगठन है, इनसे जब भी बात होती है कि आप लोग किस नाम का संगठन है, क्या करते हैं, तो आप लोग कहते हैं नहीं, हम लोग सेल्फ रेगुलेट करते हैं और हम लोग रेगुलेट करते हैं डेवलपर्स को, उनसे कहते हैं। सर, 32,000 बायर्स का फ्लैट पैसा लेके फ्लैट ना देकर जेपी इंफ्रा आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दिवालिया होने की कगार पर खड़े हो गए हैं। तो किस बात का संगठन चलाते हैं आप लोग, और क्यों नहीं ऐसे बिल्डर्स के ऊपर आप लोग खुद कार्रवाई करते? आज पैसा डूब गया, पहले आप लोग अगर आगाह कर देते लोगों को तो शायद ऐसा इतना लोगों का पैसा नहीं डूबता। देखिए, मैं मानता हूं ये पीछे 4-5 सालों के अंदर और सब लोगों ने पहले एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, दूसरे में दूसरा शुरू किया, तीसरा शुरू किया, और हम लोगों ने इनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की। हम इनके अगेंस्ट एक्शन भी लेते रहते हैं, बट हम कोई जुडिशरी या हम कोई ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। बट ये है कि हम, सर, आप एक एक्शन बताइए जो आपने जेपी इंफ्रा के खिलाफ लिया हो। आपने कोई अखबार में विज्ञापन दिया हो कि भाई जेपी इंफ्रा का प्रोजेक्ट में घर मत खरीदना, या आपने बायर्स को बताया हो कि भाई नरेटको का कहना है कि जेपी इंफ्रा में जाओगे तो पैसा डूब जाएगा? सर, आप लोग तो खुद प्रोजेक्ट डेवलपर है, आपको मालूम है कैसे प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप ये देखिए, रेरा इसीलिए आया है कि इतने सारे लोगों का जो पैसा डिलीवर नहीं हो पा रहे थे प्रोजेक्ट, ये सरकार इसीलिए रेरा लेके आई। और ये तो कल तक 2-4 दिन पहले तक किसी को भी मालूम नहीं था, आपको भी मालूम नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा कि पैसा लोगों का डूब जाएगा। आज जैसे गौर साहब से बात, ये लोग मतलब रेरा आ गया तो जेपी ने कह दिया कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा, वैसे और 4-5, 50-60 प्रोजेक्ट आ जाएंगे, डेवलपर आ जाएंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए, और आप लोगों का संगठन उनको कहेगा ठीक है आप दिवालिया हो जाइए। बायर्स का आपको कोई ख्याल नहीं? नहीं, ये तो
नहीं सब, मैं तो कह रहा हूँ बहुत दुखद बात है कि 35,000 लोग हैं। ये तो सिर्फ एक बिल्डर की बात हो रही है। अगर और मल्टीपल लोगों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा अपार्टमेंट सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसे होंगे जो लोग आज बेचारे पूरे जिंदगी भर की कमाई लगा के बैठे हुए हैं। तो हम मानते हैं उनके साथ हैं हम हर तरह से, बट ये किसी को भी नॉलेज में नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है विनोद संपत साहब, तो इनके पास तो कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, इनको भी नहीं मालूम था ऐसा हो जाएगा। लेकिन विनोद संपत साहब, एक खरीदार जो कि जेपी के इस प्रोजेक्ट में अब फंस चुका है और उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि अब क्या करें, क्या सलाह होगी एक बायर के लिए? क्या आपको कोई उम्मीद लिखती है कि उनका घर या उनका पैसा कहीं से भी वापस मिलेगा अब इस स्थिति के बाद? सबसे पहले तो जब फ्लैट परचेजर फ्लैट का पैसा देता है तो बिल्डर को कोई राइट नहीं है कि वो पैसे दूसरी जगह पे वो डाइवर्ट करे। बिल्डर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एक का पैसा लेते हैं और वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बजाय खुद के नाजी खर्चे या दूसरे कुछ कोलकाम का रोलिंग या तीसरा कुछ बुकिंग उसमें डालते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कई बिल्डर्स को हमने देखे हैं जो दिवालियापन या टाइम से पोजीशन नहीं देते या टाइम से ब्याज नहीं देते, पर उन लोग की लाइफस्टाइल में कुछ फर्क नहीं दिखता है। सही बात है। लोग 5 स्टार होटल्स में घूमते हैं, अच्छी गाड़ियां में घूमते हैं और ये पब्लिक के पैसे पे ही है। आज जो फ्लैट परचेजर ने विश्वास करके खुद की पूरी जिंदगी के पैसे दिए हैं तो नहीं सर, वो तो सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 150 करोड़ में अपने बच्चों की शादी करते हैं, वहां पे उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको लोगों का फ्लैट देते समय पैसे की कमी हो जाती है, वो तो सही है, दिखता है। सर मेरा आपसे सवाल है, बायर के पास क्या कानूनी इस वक्त ऑप्शन है, ये बताइए। और साथ में मैं उसी पे आ रहा हूं, हर फ्लैट परचेजर को उस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के पैसे उसने दूसरी जगह पे डाले, दैट इज एन एक्ट ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट, और क्रिमिनल एक्शन सबको लेना चाहिए और क्राइम ब्रांच में ये जो है ना मैटर लेनी चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ के ऊपर का मामला क्या होता है। ठीक है, ओके, मैं आता हूं आपके बात। तो एक कानूनी ऑप्शन है कि आप सब लोग उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूं, हमने जेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है क्राइम ब्रांच में। हम एवरी सैटरडे संडे जहां हम अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए था, हमारी टीम हम सब लोग वहां क्राइम ऑफिस में जाते हैं, बट अभी तक वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला हुआ है। प्रीवियस गवर्नमेंट तो खैर एफआईआर दर्ज करा ही नहीं रही थी, बट इस गवर्नमेंट ने किया, बट सोए हुए हैं सारे, उन्हें कम से कम 1000 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करें। फिर मैं आप बताइए कहां जाए। किस तरह से जफर इस्लाम सुन रहे हैं आप लोगों का दर्द, ये कह रहे हैं कि जब नई सरकार आई थी तो हमें उम्मीद थी कि शायद अब ये कोई काम करेंगे, तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी भी रेरा आने के बावजूद, पहले तो यूपी की रेरा की वेबसाइट पर सवाल उठ गए, यूपी की रेरा अथॉरिटी पर सवाल उठ गए, लेकिन अब इतना बड़ा जो मामला सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार इन बायर्स की क्या मदद करेगी? क्या आप आगे बढ़कर, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि ये कई बार हमसे कह चुके हैं कि हम तो मोदी सरकार से भरोसा लगाए बैठे हैं, क्या आप इनकी कोई मदद करेंगे? और ये क्यों ना माने कि ऐसे बिल्डर्स इस हालत में अगर पहुंचते हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, जो इनको आप नहीं तो कोई और कोई और नहीं तो शायद आप, जो इनको पॉलिटिकली बैक करते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता? पॉलिटिशियंस प्लस ब्यूरोक्रेट्स का भी सपोर्ट। देखिए, आपने बात बड़ी संजीदगी से सुनी और बाकी लोगों की भी बात सुनी। दुख जरूर है इस बात का कि जो कोई भी फ्लैट ओनर जिसने भी बुक किया है और उसको इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी तो जाहिर है उसको दुख होगा, इसलिए कि अपने गाढ़े पसीने की कमाई वो लगा चुका है। और आप देखिए, अगर इस सरकार ने अगर कोशिश की है तो इसी पहले किसी सरकारों ने नहीं किया, रेरा इस सरकार ने लाया है, और रेरा की वजह से बहुत सारी चीजें जो इस तरह से आज जो फ्लैट ओनर्स जो है जूझ रहे हैं जिस तकलीफों से, वो शायद फ्यूचर में नहीं जूझेंगे। ये बात जरूर है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई छोटे छोटे लेवल पे बहुत बार हुआ है, बड़े लेवल पे पहली बार ऐसे आ रहा है, इसलिए कि हमने उन बैंकों के साथ सख्ती करने की कहा है इस तरह के बिल्डर्स के, या कोई भी ऐसा बोरोवर हो जो अपने पैसे को साइफन करता हो, पैसे को निकाल के इधर से उधर लगता है। पहले सरकारें ने आंख बंद करके रहती, बैंक के मैनेजमेंट आंख बंद करके रहते थे और उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में, सरकारी दबाव में वो उनके साथ मिल जाते थे। अब जब से ये सरकार आई है, उस तरह का जो
हैंड इन ग्लव्स अप्रोच होता था वो खत्म हो गया। सर अगर मैं गलत नहीं हूं, वेंकट राव साहब आप मुझे करेक्ट करिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार का रेरा यूपी में लागू नहीं किया। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार से अलग हैं। इसी सरकार ने ऐसी क्लॉजेस डाले हैं जो बिल्डर्स के फेवर में जाते हैं। इसी सरकार ने अभी तक रेरा की वेबसाइट में बिना बहुत सारी चीजें बिना कंप्लायंस हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन होने दिया है रेरा की वेबसाइट पे। गौरव जी नहीं, गौरव जी देखिए, गौरव जी ये देखिए, एक आप इस तरह से इसको समझना चाहिए आपको कि एक ब्रॉड लेवल पे रेरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी है कि सर ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके फेवर में है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, चाहे कंप्लीट हुआ हो प्रोजेक्ट आप करना हो, आप रेरा के से बाहर हो जाएंगे। ये किसके फेवर में और ये कौन सा मॉडिफिकेशन है जो किसके हक में जाता है? सर ये यूपी सरकार ने कर रखा है। नहीं, एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट गौरव जी, जो भी सरकार, हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के और एक नागरिक के फेवर में काम करती है। किसी तो बताइए ना ये कौन से आम नागरिक के फेवर में है सर, बताइए। हमारे जो वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ खेलने की बजाय हम सैटरडे संडे थाने में हाजिरी देते हैं कि सरकार कुछ कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कर ली, इसके आगे बढ़िए। मैं तो समझ रहा हूँ कौन से अधिकारी को आपने सस्पेंड किया है। कानून इस तरह का आज सख्ती हो रही है, पहले जो सख्ती होनी चाहिए ये सवाल आपको करना चाहिए। जो सख्ती होनी चाहिए तो पहले सख्ती नहीं हुई, आज सख्ती हो रही है। आज हमारी सरकार ये सख्ती कर रही है। नहीं, मैं खुद भी मैं आ रहा हूँ। आज हमारी सरकार सख्ती कर रही है बिल्डरों को। आज पहली बार बिल्डरों को ऐसा डर है ठीक है, हम अगर फ्लैट बुक करेंगे तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा। जफर भाई पहले कोई ऐसा सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए। जफर भाई, अगर मैं अभी अखिलेश जी से पूछूंगा और अखिलेश जी जब इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो आप कह देंगे कि ये तो विपक्षी पार्टी है, इनका काम है ये करना। लेकिन ये जो मेरे बगल में बैठे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। आलोक कुमार किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक एंड यूजर है। और जब इनका दर्द सामने आता है तो फिर आप उसको ये कह के कि हम कर रहे हैं उससे मत छिपाइए सर, एक्सेप्ट कीजिए गलतियां हुई हैं और ये कहिए कि हाँ आगे सही करेंगे। लेकिन मैं इनसे रिएक्शन लेता हूं। मैं अखिलेश जी से रिएक्शन लेने के बजाय मैं सोच रहा था कि आपकी बात कांग्रेस के पास जाऊं, लेकिन इन्हीं से रिएक्शन ले लेता हूं। आलोक कुमार मेरे साथ है फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन से, इन्हीं की बात सुन लेते हैं। ये जो कह रहे हैं इनसे सहमत है? जफर साहब, मैं तो खुद इस पे काम करता हूं रेरा पे, और आपके पार्लियामेंट में भी गया हूं रेरा के ऊपर बात करने, और वेंकैया नायडू जी से भी कई बार मिला हूं। वेंकैया नायडू जी ने जब मैं लास्ट मीटिंग जब उनकी हुई, उन्होंने बड़ा क्लियर कट शहरी विकास मंत्री थे। जी शहरी विकास, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने फेसबुक पे उनका फोटो भी अपलोड करके लिखा कि देखिए बड़ा क्लियर है कि स्टेट, अब यूपी स्टेट कम से कम जो सेंटर का एक्ट है वही इंप्लीमेंट करेगी। हमारी बात चीफ मिनिस्टर तक से हो गई है, और उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद उस तरह का रेरा इंप्लीमेंट हो रहा है जो अखिलेश गवर्नमेंट में उन्होंने रूल बनाया था। उन्होंने एक्ट को इतना मोड़ दिया कि आज के डेट में उसको एओए उससे बाहर कर दिया, 60% जहां रजिस्ट्री है उसको उस अपार्टमेंट को बाहर कर दिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई जब जो बीजेपी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, ये तो कथनी और करनी में फर्क जैसा लग गया। तो मुझे तो ये सब देख के यही लगता है कि गवर्नमेंट कुछ भी आए, चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र नहीं बदलते। ठीक है, मैं एक रिएक्शन और इधर से लेता हूं, बताइए आप। एनसीएलटी कानून जो है ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। आज की डेट में एनसीएलटी के अंदर जाने के बाद जो जेपी है उस पर जितने भी अगर कोई केसेस चल रहे हैं, चाहे वो एनसीडीआरसी में चल रहे हैं, कंज्यूमर फॉर्म में चल रहे हो या रेरा में चले, वो सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे। आप स्टेटमेंट देखिए जो एनसीएलटी का निकला हुआ है। सर एनसीएलटी तो आपने बनाया है ना, अब बिल्डर को बचाने का रास्ता किसने दिया? इसी गवर्नमेंट ने दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे ना। तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप एक तरफ तो कह देते हो कि ये चीज हमने की है, इसके लिए बढ़ाई ले लेते हैं, जब दूसरी तरफ बिल्डरों को बचाने के लिए आज सारे बिल्डर जो हैं एनसीएलटी के रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। कंज्यूमर के बारे में आपने, मैं फ्लैट ऑनर्स की एंजाइटी तकलीफ नहीं, कंज्यूमर के बारे में बिल्कुल आप एंड कंज्यूमर हैं, आपके जैसे हम लोग भी एंड कंज्यूमर हैं, और हम लोग भी आप जिस तरह से जूझ रहे हैं हमने भी ऐसा जूझा है बॉम्बे में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सरकार आपकी तकलीफ, हमारे जैसे लोग, हम भी नौकरी पेशा रहे हुए हैं, तकलीफ समझते हुए ये रेरा कानून लेके आए।
रेरा कानून का सिर्फ एक ही मतलब है कि फ्लैट ओनर्स की सेफ्टी और जो बिल्कुल सर वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। रेरा कानून एक वाइड पर्सपेक्टिव में लेकर आया, रेरा पे भी हमने बताया। वो कह रहे हैं जेपी में जो केस गया है वो एनसीएलटी में जाने के बाद उनके ऊपर जितने केस है सब वाइड हो जाएंगे। मैं दोनों बात कह रहा हूं गौरव जी, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए जो केसेस एनसीएलटी के पास जब केस आ गया तो एनसीएलटी आपका इंटरेस्ट को जरूर प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज वो जो मैनेजमेंट बोर्ड जो टीम बैठेगी उसका मकसद ये नहीं है कि आपके चाहिए और सिर्फ बैंकों के इंटरेस्ट को। एंड कंज्यूमर, सुनिए एक मिनट, एक जल्दी कंप्लीट कीजिए। एंड कंज्यूमर हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है। ये आपको मैं एंड कंज्यूमर जो है, हाँ। आप जो है एंड कंज्यूमर है, जैसे हम हैं हमारे लिए वो सबसे सरकार के लिए सबसे प्राथमिकता उनकी। मैं जरा अखिलेश जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी, ये किसी से छुपा नहीं कि जेपी ग्रुप किस पॉलिटिकल पार्टी से बैक था, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनको इस तरह के यहां तक पहुंचा। हो सकता है कि उसमें जांच का मामला हो सकता है कि सही है या गलत है, लेकिन अखिलेश जी क्योंकि ये कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि इनका कोई जात नहीं है, क्योंकि कोई इनका कोई धर्म नहीं है, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा मादा नहीं रखते कि उसकी सरकार बना पाए या बिगाड़ पाए, इसलिए सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां इनको इग्नोर करती हैं। अगर ये कोई बहुत बड़ी अगर किसी वर्ग से आते, किसी धर्म से आते और एक वोट बैंक होते तो अब तक इनका मामला ज्यादा प्रमुखता से देखा जाता। निश्चित रूप से आपकी बात में काफी दम है। ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे पोलराइजेशन नहीं है, वोट नहीं है, नहीं तो बीजेपी अभी तक इसको कैच करके दौड़ती रहती पूरे ग्राउंड में। तो ये, और दूसरे ये गरीबों का मुद्दा है, बेचारे कमाई पैसे, तनख्वाह के पैसे बचा बचा के घर खरीदा है। जो सपना होता है पूरे जीवन की कमाई से एक व्यक्ति घर खरीद पाता है, उन गरीबों का मामला है। सूट बूट वालों को होता तो सरकार कुछ कानून ला करके कुछ करने लगी तो कुछ माफ कर देती। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस को आ जाती पहले कीड़ा होगी। सच्चाई जो है, देखिए ये रही बात। अब दूसरी बात ये कि अब इसका निराकरण सोचना किसका काम है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह 3 साल से ऊपर से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वहां पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या की, एनसीआर का मामला था, वो सोई बैठी थी, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें नहीं पता। ये लोग पिछले कुछ दिनों से, जेपी ग्रुप विशेष तौर से मैं बात कर रहा हूं, और जितने बिल्डर हैं नोएडा में, ये चर्चा में आने लगी थी कि 1 साल से करीब कि सब डिफॉल्टर हो रहे, सबको फ्लैट नहीं मिलने, और लोग परेशान होना शुरू हो गए थे, बायस धक्के खा रहे थे। मामला कोर्ट में भी गया, कई बिल्डिंगों को कोर्ट ने भी जो है निरस्त किया और कहा पैसे इनके वापस करो, क्योंकि समय पर नहीं दे पाया, ऐसे फैसले आ चुके थे। अब ये है कि ये पैसे निकलेंगे कैसे। पैसे लिए पब्लिक से, बैंक से, सबसे पैसे लिए, और आप कार रेस करा रहे हैं। नोएडा जैसे जितने लाख मतलब सोने के भाव की जमीन पे वहां कार रेस की स्टेडियम बना रहे हैं और पैसा साइफन कर रहे हैं। पहले दिन की जांच होनी चाहिए कि ये पैसे साइफन कहां किए हैं। भारत की सरकार को तुरंत 3 लोगों पर नकेल लगानी चाहिए। दूसरी बात, प्रदेश और देश की सरकार को बैठ के देखना चाहिए कि हम किस तरह से बाहरों को लाभ पहुंचा सकते हो, क्योंकि जमीन अभी भी अथॉरिटी की है, 10% दे के जमीन ले लिया, पैसे उन्होंने दिए नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो ये जमीन अथॉरिटी की है, तो किसी नियमानुसार अगर ये बिल्डिंग अथॉरिटी ले अब अपने बना के फिर बाहरों को दे, और उनके ऊपर जो भी कुछ जो बिल्डर थे उनसे जैसे जहां से भी रिकवरी हो सकती है, उनकी जो और प्रॉपर्टी अटैच करें, नीलाम करें, तो कुछ तरकीब तो सोचनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति की जीवन की कमाई है ये घर, इसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और हम नजरअंदाज करने भी नहीं देंगे। सर, हम सवाल पूछेंगे। जफर इस्लाम, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वेंकट राव के पास जाऊंगा। अभी तक मैंने उनसे एक सवाल भी नहीं लिया, जल्दी बोलिए। 20 सेकंड में। देखिए ये आम लोगों के से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं तू मैं नहीं जाऊंगा कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज जो इस कंपनियों के हालात है उसकी सीधे जिम्मेदार कांग्रेस है। हमने इस तरह के कभी लोन देने के लिए ना कभी आज तक पेशकश की है, और ना कभी किसी कंपनी के लिए पेशकश करेगी ये सरकार। और इन लोगों ने लोन देके साइफन होते हुए देखा। आज ये कह रहे हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए। हम ही तो एक्शन ले रहे हैं, आपने तो ठीक है सर, एक्शन लीजिए। ये तो हमारी सरकार, हम मानते हैं आपने रेरा बनाया, हम मानते हैं आप बेनामी संपत्ति कानून लेकर आए, हम मानते हैं आप बैंकरप्सी कोड लेकर आए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आप अभी जो कर रहे हैं वो गौरव जी, हम ये भी देख रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है सर। नहीं गौरव जी, एक मिनट, अरे आप हमें पूरे
गौरव जी सुन तो लीजिए, देखिए जब अगर नए मैनेजमेंट और वो प्रोफेशनल होती है तो नहीं, एक मिनट प्रोफेशनल होती है तो उसका जो नजरिया जो होता है जो प्रमोटर से हटके होता है, और ये जो प्रोफेशनल टीम होगी वो जाहिर है सबसे पहला इंटरेस्ट जो रखेगी जो कंज्यूमर है उसका है, एंड कंज्यूमर, और इनके इंटरेस्ट को हम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी सरकार सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिखती है कि एफआईआर दर्ज हो गई, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वेंकट राव, ठीक है, अखिलेश जी ने आपको 10 सेकंड नहीं, आपको पूरा मिनट दूंगा, लेकिन इस तरह वेंकट राव इस तरह की गुमराह करने वाली बात मत कीजिए सर। कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े संजीदगी से बात कर रहा हूँ, गुमराह करने वाली बातों में आप गुमराह मत कीजिए। मैं किसी को गुमराह करने वाली बात करने नहीं दूंगा। मैं अखिलेश जी आपको पूरा मिनट दूंगा, लेकिन मुझे वेंकट राव से रिएक्शन लेने दीजिए। सर वेंकट राव, रेरा ले आए, बेनामी संपत्ति कानून, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है जिन्होंने कुछ काम किया नहीं, लोगों के हालत तक पहुंचाने में उनका पूरा योगदान है। आज ये हमें रीच कर रहे हैं। खरीदार है उसका हित कहीं से प्रोटेक्ट हो रहा है? आपको लगता है इस नई सरकार जो दावे कर रही है, या आपको लगता है जहां हम 5 साल पहले खड़े थे वहीं आज भी खड़े, और जेपी का मामला वो नजीर है उसके लिए? देखिए, एक तो पहले हम दोनों मुद्दों को थोड़ा सा अलग अलग करके देखें। मैं बोलूं? मैं आ रहा हूं सर, मैंने इधर पूछा, मैं आपके पास आता हूं। पहली बात कहें आप, ये जो एक्शन हुआ है, जो इंसॉल्वेंसी में गया है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। अगर हम बैंकिंग सिस्टम को तरफ बढ़ के देखते हैं, वहां पे भी काफी एनपीएस है, वहां पे भी इनडायरेक्ट पब्लिक मनी लगा हुआ है। वो भी एक पैसा ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंटली रिकवरेबल है, वो नहीं हो रहा है। हैविंग सेड दैट, दूसरे तरफ दूसरा पहलू देखेंगे, रेरा एक बहुत अच्छा सख्त कानून बनाया गया है। आपकी बात में बिल्कुल दम है कि काफी डाइल्यूशंस कह लीजिए या स्लोनेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन कह लीजिए, वो है। अब इन दोनों हिस्सों में अगर आप देखेंगे, आम आदमी का अभी भी एक कोई कॉन्क्रीट अगर मानूं मैं कोई फायदा हुआ है, वो अभी भी स्टिल वेट एंड वॉच गेम में ही है। तो वो जब तक ग्राउंड पे एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जरूर एक तरीके से मुश्किल नजर आएगी। और मेरा मानना यह है कि दोनों कानून अच्छे हैं, थोड़ा समय देना चाहिए। अब नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रवीण जैन से सवाल पूछा था कि आप लोग ऐसा संगठन बना के करते क्या? ये कोजी क्लब है बिल्डर्स का, या वाकई कोई काम करता है? नरेडको, क्रेडाई, आप तो रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म में है, क्या वाकई इनके पास कुछ है, या हाथी के दांत दिखाने के इनके पास कोई एक्शन लेने की कोई पावर नहीं? क्या इशू है, ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडाई भी कह लीजिए, नरेडको भी कह लीजिए, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं, ये अपने आप में काफी अवेयरनेस का काम करते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग जो है एक इन्वेस्टर्स का या किसी का कंप्लेंट्स आते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, प्रेशर डालने की, पीयर ग्रुप प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। बट जस्ट टू कंक्लूड, बट क्या होता है कि ये देखिए एक परसुएसिव एफर्ट ही कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड इनके पास पावर्स नहीं है बेचारों के पास। तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि आप नकेल बांध दीजिएगा। अब हम सिस्टमैटिक फेल्यूर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल सिस्टम में जो भी तकलीफ रही है वो इंप्रूव करना जरूरी है। तो जेपी के 32,000 जो परिवार हैं जिनको अब घर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये सरकार है। देखिए, ओवर द पीरियड जो भी हमारी सिस्टम्स रही हैं, करंट सिस्टम तक कह लीजिएगा, पहले भी कह लीजिएगा, हम एक इंप्रूवमेंट के और ट्रांसपेरेंसी की तरफ चल रहे हैं। अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका कैसा रहा, वो तो मेरे ख्याल सिस्टम और वो जवाब देंगे बेटर। हम लोग तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये जो कानून आए इनको इफेक्टिवली यूज कीजिएगा। जब आप इसमें भी जाएंगे, प्लीज मेक श्योर कि वो 32,000 जो कस्टमर्स है उनका भी एक नजरिया, उनका एक ब्रॉडर व्यू रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैन साहब, कौन जिम्मेदार है इन 32,000 लोगों का? आप ही बता दीजिए। वेंकट राव साहब तो नहीं बता पा रहे, आप बता दीजिए कौन जिम्मेदार है इन 32,000 लोगों का, और कौन देगा पैसा इसका, या कौन देगा इनको फ्लैट? देखिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह से बात करें हम, सभी लोग क्या बाहर भी जिम्मेदार हैं सर? दी इनको, उसके बाद पैसा टाइम से नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी। अब ये देखें कि बैंक ने पहले फंडिंग की, प्रोजेक्ट फंडिंग हो गया, उसके बाद जब बायर ने जब हाउसिंग लोन लिया तो उसी बैंक ने दोबारा उसी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हाउसिंग लोन भी दे दिया। तो आप ये देखें कि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था पहले कि या तो अवेयरनेस की कमी थी, पहले जो रेरा जैसी चीज आज से पहले आ जानी चाहिए थी, या सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट एक आदमी एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट तीसरा प्रोजेक्ट, मतलब सरकार की जिम्मेदारी, बैंकों की जिम्मेदारी, और बिल्डर मजे ले, बिल्डर अपनी फरारी में घूमे, बिल्डर अपनी बच्चों की शादी 150 करोड़ में करे, लेकिन बिल्डर के पास प्रोजेक्ट देने का पैसा नहीं सर, बिल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं सर।
नहीं देखिए बिल्डर के लिए तो जेल तक अब जो प्रावधान रखे हैं कि भाई अगर जो टाइम से प्रोविजन जो अब तो जो रेरा के अंदर प्रावधान दिए गए हैं उसके अंदर तो जेल भी जाने का रखा है कि अगर आप इतने में डिलीवरी नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। कितने बिल्डर यूपी में जेल भी हटा, कितने बिल्डर जेल चले गए सर उसके आने के बाद? इतना आसान नहीं है सब ये अभी देखिए टाइम लगेगा। कोई चीज ऐसा ओवरनाइट तो कोई भी चीज ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता ना साहब। देखिए ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा टाइम तो दीजिए। ये मुझे लगता है कि ओवरनाइट इन लोगों का फ्लैट भर गया। 2007 से ओवरनाइट इन लोगों को पता नहीं कब इनका फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा। सर 2007 से बहुत सारे बायर वेट कर रहे हैं। आज 10 साल हो चुके हैं, उन्हें फ्लैट नहीं मिले। और जेपी का जो प्रीवियस स्टेटमेंट आया उसने बोला कि उसे 5 साल और चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 15 साल। और ये जो प्रॉपर्टी है वो लीज पे है 90 ईयर के लिए। 15 साल तो हमारे ऐसे ही निकल गए। 95% पे आप लोग देखिए और 95 हम कर चुके हैं और हमारे लिए कोई भी संसद में कहीं पे कोई बोलने के लिए नहीं है। कितने लोग हमारे लिए धरने के लिए आ रहे हैं, कितने लोग हमारे लिए सड़क रोक रहे हैं, कितने सांसद हमारे लिए बात कर रहे हैं। आलोक कुमार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की है सर। डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रवैया रहा है पिछले 15 सालों में वो सबके सामने विदित है, सर्वविदित है। सबको पता है कि क्या करप्शन का लेवल था। हमें तो बीजेपी सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आते ही सारे बिल्डरों का फाइनेंशियल ऑडिट कराती। और उसके साहब तो सरकार आने के बाद आपने एक आदमी को सस्पेंड नहीं किया। जितने लोग ने मलाईदार पोस्ट पे बैठे रहे वो सब लोग मलाई खा के निकल गए और सरकार चुपचाप आंख बंद करके देखती रही। तो गवर्नमेंट से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब इंसॉल्वेंसी में आने के बाद अब सरकार कुछ आगे करके जाग रही है, लेकिन अब तो निदान अब तो आगे 6 महीना बताएगा कि क्या होता है। और पब्लिक तो इस तरह से जिस तरह से पीस रही थी अब आगे भी पीसेगी। मुझे तो सरकार से बहुत कुछ उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने जो सपा गवर्नमेंट को भी देखा, बसपा को भी देखा और बीजेपी को भी देख रहे हैं। कुल मिला के सब एक ही थाली के लोग हैं। आप जवाब देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं। एक्ट में भी सर अच्छा मैं एक आंकड़ा देता हूं प्रवीण जैन, आपको एक आंकड़ा देता हूं। प्रवीण जैन, मेरे पास एक आंकड़ा है नोएडा अथॉरिटी का बिल्डर्स पर कितना बकाया है। सर 91 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। अकेले आम्रपाली ग्रुप पर 1,000 करोड़ बकाया है, जेपी इंफ्रा का 1,200 करोड़, यूनिटेक जैसे बिल्डर पर 4,800 करोड़। तो ऐसे 91 प्रोजेक्ट्स हैं। एक के बाद सब इंसॉल्वेंसी में चले जाएं, दिवालिया हो जाएं और लोगों से कह दिया जाए कि भाई अब जब प्रोजेक्ट प्रोसेस पूरा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, या घर तो मिलना नहीं अब आपको क्योंकि बिल्डर के पास पैसा नहीं है। बिल्डर ने जब उनसे वादा किया था तब ये नहीं देखा था कि वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। आज भी इनके पास बहुत सारी सारे बिल्डर्स के पास जमीन है, क्यों नहीं अथॉरिटी उनकी जमीन कैंसिल कर देती। आप यूनिटेक की बात भी करें तो यूनिटेक की जो जमीन है, यूनिटेक ने सरेंडर की है अपनी लैंड। इन्होंने कोई पॉलिसी निकाली थी पीछे कि भाई अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो अपनी जमीन सरेंडर कर दीजिए। तो आपको अथॉरिटी को भी आगे आना पड़ेगा और बायर को भी थोड़ा सा आना पड़ेगा। आई एग्री विद यू, अथॉरिटी भी पूरी जिम्मेदार है इसमें, अथॉरिटी पूरी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही बात है। अथॉरिटी के हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चेज कर रहे हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं कैमरे के, वरना उनसे भी हम सवाल पूछते हैं कि आप क्या सोए हुए थे अभी तक क्या कर रहे थे आप? नहीं, दूसरा मेरा ये एक और भी कहना है, देखिए बायर को भी थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा। 95% अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग अभी बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ जमीन पर ग्राउंड है अभी। देखिए जब भी पेमेंट कोई बिल्डर क्यों नहीं देगा 95% पैसा? आप कहते हैं 24% इंटरेस्ट लगा देंगे अगर लेट फी करोगे। आप कहते हैं कि हम एक दिन के हिसाब से इंटरेस्ट ठोक देंगे, 18,000 रुपए 1 महीने का ब्याज लगा देते हैं आप लोग। देखिए मेरे और एक अकेला आदमी लड़ नहीं पाता है। सर आप बोलते हैं कि पहले कोई खाना खाए या पढ़ाई करने जाए पहले कानून पढ़ ले। वो घर लेना है तो पहले मुझे पूरा कानून पढ़ना चाहिए। पहले मैं जाके कर ले, पहले रेरा पढ़ ले, उसके बाद जाए आपसे घर। मैं फिर बैंक ऑफ प्रोसेसिंग फीस किस बात की दी थी मैंने? प्रोसेसिंग फीस उसने मुझसे किस बात की दी थी बैंक ने? यूपी में अपार्टमेंट चेक करना चाहिए था। तो कहा ये बात देखिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। अगर सब लोग जिम्मेदार होंगे, बायर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कैसे करूं? मुझे अपने बच्चे का एडमिशन गाजियाबाद में कराऊं या नोएडा में कराऊं? गौरव जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड जो अपने बच्चे डेढ़ घंटा 2 घंटा बस में जाते हैं। उन बच्चों का क्या दोष है? गौरव एक बात बताऊं आपको, आप लोग तो बैठ जाते हैं। सर एक मिनट, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में एक प्रोविजन है सर कि जो बिल्डर इस तरह का फ्रॉड करे FIR वगैरह में उनको 3 से 6 साल की सजा का प्रोविजन है। एक बिल्डर को यूपी में कभी सजा का नहीं हुआ। चलिए अखिलेश जी आप ही बोलिए, फिर विनोद संपत आता हूं मैं आपके पास। बोलिए अखिलेश जी। बायर जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट, विनोद संपत आ रहा हूं, विनोद संपत में आ रहा हूं। अखिलेश जी बोलने फिर आता हूं। अखिलेश जी पहले बोलना चाहते हैं, वो बोलने फिर आता हूं। देखिए मैंने कुछ सच्ची बातें बोली तो हमारे भाजपा के मित्र को बुरा लगने लगा। भाई ये कंपनी है,
कंपनी एक्ट मैंने आपको आपका आईना दिखा दिया। भारत में कंपनी मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मैंने आपको आईना दिखाया जो करतूत आपकी सरकार ने की है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया सरकारों ने, जिस तरह से मदद किया, उजागर कर दिया लोगों के सामने। मत करिए, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं ब्लेम गेम मत करिए, ब्लेम गेम मत करिए, ब्लेम गेम मत करिए, क्योंकि सबके डेटा है, किसके राज में कहा क्या किया गया सब डेटा है। लेकिन अखिलेश जी को बोलने दीजिए, एक मिनट। सही है सर, ऐसा नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। सबसे ज्यादा तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जबर इस्लाम, होल्ड ऑन, मैं आता हूं। अखिलेश जी जल्दी 30 सेकंड में, फिर भी संपत आपके पास। सर पॉलिटिशियन की छवि अच्छी रहने दीजिए थोड़ी बहुत। सुनिए देखिए, अभी मुझे जरा 2 मिनट, मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, अखिलेश जी की बात पूरी नहीं हुई। विनोद जी एक मिनट। भारत सरकार की हर पॉलिटिकल भारत सरकार की कंपनी लॉ मिनिस्टर, यार इन्हीं लोगों से बात करा क्यों बुलाते हो, जाने दो मुझे यार। बोलिए, अरे इतना भी सर रखिए सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं उनको रोक रहा हूं, आप पूरी करिए अपनी बात। नहीं, मैं तो रोक रहा हूं। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, जो जिसमें कंपनी एक्ट आता है, जो कहती है, माननीय मोदी जी ने कहा कि हमने 3 लाख लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर जांच कर लिया। इस कंपनी, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पैसा कहां साइफन हुआ, इन पे क्या निगरानी रख रहे थे। इनसे सीरियस फ्रॉड डिपार्टमेंट अलग है, वो लोग क्या निगरानी रख रहे थे। बैंक जो फाइनेंस करती हैं, जो उसके फिर उसके ऊपर जो बायर को फाइनेंस करती हैं, अच्छा अखिलेश जी क्या निगरानी रखती थी। अखिलेश जी 10 साल यूपीए की सरकार रही, रेरा क्यों नहीं आया? बायर को लूटा है। अखिलेश जी 10 साल यूपीए की सरकार रही, रेरा क्यों नहीं आया? 10 साल आपकी सरकार रही, बेनामी संपत्ति कानून आपने क्यों नहीं मॉडिफाई किया, क्यों नहीं उसमें आपने अमेंडमेंट किया, क्यों नहीं इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए? अगर उस वक्त रेरा आ जाता, कितनी बार रेरा आया सरकार? एक मिनट जफर इस्लाम, अगर उस वक्त पार्लियामेंट में आप रेरा पास कर देते तो शायद आज हम इसके आगे बैठ के बात कर रहे होते। अरे सुनिए जनाब, अभी मोदी जी से कह दीजिए कि लोकपाल लेते हैं, अभी सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी से तो हम सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जफर इस्लाम से कितने सवाल पूछ रहे हैं? आपको एक सवाल पूछा तो आपको मिर्ची लग गई सर, आपसे एक सवाल पूछा तो आपको मिर्ची लग गई। 10 साल से रेरा लटका हुआ है पार्लियामेंट में सर, 10 साल से सर, 10 साल से पार्लियामेंट में रेरा लटका हुआ है, क्यों नहीं पास कर दिया आपने? और फिर आप आज खम ठोक के बोलते देखो रेरा मैंने पास किया, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे। अभी आप ही ने बताया, अब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आप लोग को देख के लगता सारे नेता एक ही हैं। सुनिए, आप ही ने बताया कि उस रेरा एक्ट को किस तरह से मोदी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डायलूट किया है। बताया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। यही लेना चाहिए हमने। अब मेरी बात होने दें, हमारी बात बुरी लगेगी क्योंकि सच्ची और कड़वी है। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको बुरी लगेगी मेरी बात। निराकरण कैसे हो? सच्ची मेरी भी बात है, 10 साल रेरा नहीं लेकर आया। बात बुरी नहीं लगती है। सिर्फ नोएडा में 10 साल रेरा नहीं लेकर आया, अगर ले आते तो आज शायद इससे आगे की बात करते हैं। मुखौटा पहन के बात कर रहे हैं, मुखौटा हटा के बात कीजिए। लड़ता नहीं, सुन लीजिए सर, मैं खुद राहुल गांधी जी से मिला हूँ जब बीजेपी के गवर्नमेंट में भी उन्होंने राज्यसभा में रोक दिया था। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी, मैं जफर इस्लाम से रिएक्शन नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं बीजेपी कह रही है। मैं जरा होम बायर जो है, घर खरीदार, उनसे रिएक्शन लेता हूं। बताइए आलोक कुमार। मेरी बात होने देंगे नहीं। अच्छा मेरी बात नहीं हुई भाई, कंप्लीट कर लीजिए। बीच में आप बोले, बीच में वो बोले, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए जो समस्या है, पूरे देश में बिल्डर हैं, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी नोएडा में ही है। यहाँ पे क्यों नहीं हुई गुड़गांव में? तो ये जो समस्या, इसका निराकरण कैसे होगा? अब इसमें मेन फोकस करिए। निराकरण की मैं जो बात पहले भी मैंने कहा कि पहले इन लोगों की जांच शुरू होगी, जो पैसे साइफन किए हैं, क्या क्या चीजें आप ला सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 10% दे के लिए कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ लीज पे। वो अपनी बिल्डिंग बनी बनाई अधूरी बिल्डिंग को लेकर के, अगर अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा अथॉरिटियां हैं तीनों, ठीक है सर, ओके सर, ओके, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने दीजिए। चीज है, घर मिले। ओके, अब सुनिए सर, निराकरण की आप बात कर रहे हैं, हम आगे बात करें, हम पीछे की बात ना करें आलोक जी, क्योंकि पीछे जाएंगे तो शायद इनकी पार्टी पे सवाल उठ जाएंगे। बताइए कि अगर पहले रेरा आता तो क्या इसका निराकरण नहीं होता? एकदम होता सर, मैं वही कह रहा हूं कि अगर रेरा को तो 10 साल से पहले आ जाना चाहिए था, और बड़ी उम्मीद थी कि आ जाएगी। आप लोगों ने इतना बढ़िया एक्ट आरटीआई दिया, खुद आरटीआई
लेकिन सर रेरा में वाकई बहुत देर लग गई, और देर होते होते जब बीजेपी की सरकार आई उसमें भी राज्यसभा में उस पर अरंगा लगा दिया गया। मैं खुद भी जाके राहुल गांधी जी से मिला हूं, अजय माकन जी के साथ जाके, और राहुल गांधी जी से मिलने के बाद जब उनको हम लोगों ने कहा कि ये आपका बेबी है, उसके बाद क्यों इसको रोका जा रहा है, तब जाकर उनको पता नहीं क्या लगा, और माकन जी ने बड़ा सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं, तब जाकर उन्होंने राज्यसभा में फिर पास हुआ। तो इसमें सर जो आपने अच्छा काम किया है उसके लिए जरूर आपको क्रेडिट होगा, लेकिन इस तरह से आप दोनों नेता लोग, जितने इंपॉर्टेंट बिल थे बीजेपी ने 10 साल रोका पार्लियामेंट में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो बांग्लादेश वाला हो, चाहे आधार हो, चाहे रेरा हो, ऐसे कम से कम 10 बिल हैं जो बीजेपी ने जब हम पास करे थे नहीं पास होने दिया। तो हम ये माने सर, वो राष्ट्र बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर, मजा आ गया आपकी बात। फिर तो ये प्रूव हो गया कि पॉलिटिशियंस ने होम बायर्स के हितों का बेड़ागर किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे एसपी हो। सर कि आप लोगों ने ये जेपी खरीदारों को इस जगह लाके खड़ा किया है, मोदी जी ने, बीजेपी ने विनोद संपत। फिर तो ये प्रूव हो गया, मैं बीजेपी कांग्रेस किसी की चश्मे से नहीं देख रहा, आपने बता दिया। बोलने दीजिए विनोद संपत, इन लोगों ने 10 साल रेरा को लटकाया, इन लोगों ने बिल्डर्स को लूटने दिया, और इन लोगों की वजह से आज जेपी के बाहर नहीं खड़े। ओनली विनोद संपत की ऑडियो जाएगी अब। ओके सर, विनोद संपत अभी मुझे 2 मिनट बोलने को मिलेगी कि बोलिए देर से मैं सुन रहा हूं, मेरे को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी। सबसे पहले इतना टाइम जो है एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीचड़ उतार रहा है, फ्लैट परचेजर का कोई कुछ नहीं सोच रहा है, और रेरा में ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है कि जिसकी वजह से जूने चीज को खोला जाए। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में रेरा अथॉरिटीज ने बोला है ये हाउसिंग डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए मेरा ये कहना है और ये मेरा सुझाव है कि फ्लैट परचेजर को बचाना है तो ब्यूरोक्रेट्स पे एक्शन लेना जरूरी है। इतने साल से उन लोग क्या कर रहे थे? 1947 से 2017 70 साल में कितने बिल्डर को जेल हुई है? 1% बिल्डर को भी नहीं हुई है। तो इसके लिए अपनी सिस्टम डिफॉल्ट है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन दोनों की सांठगांठ है, क्योंकि चाहे ए पार्टी है या बी पार्टी है, दोनों के टॉप में बिल्डर ही है और उन लोग ही रिमोट चलाते हैं। नाम कोई भी रहेगा, नॉमेनक्लेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा कोई इस चीज का पावर है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज महाराष्ट्र में वो बोलते हैं हाउसिंग डिपार्टमेंट का पावर है। अभी जहां तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से बोले या हाउसिंग का पावर है या रेरा का है, वो प्रश्न है। और ब्यूरोक्रेट को जो इतने साल से जो सड़ गया है आज आपके सामने आया है, तो लास्ट 15 साल में उसने क्या हुआ, उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा और कौन सा ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार है, उसको इंपॉर्टेंट करना है। ये एक दूसरे पे कीचड़ उतारने से फ्लैट परचेजर का पैसा आने वाला है वापस। अपनी एनर्जी उस पे कीजिए कि अगर आप फ्लैट परचेजर्स के हितेच्छु है तो आप उसको बचाइए। एक दूसरे पे कीचड़ तो बाकी आप बाहर भी क्यों उड़ा दे, इधर भी उछाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये चाहता हूं और मैं ये गुजारिश कर रहा हूं हर एक लीडर से कि वो सिर्फ फ्लैट परचेजर के बारे में सोचे। अ ने क्या किया, ब ने क्या किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो हवा की बात है। 70 साल में क्या हुआ उसका आप इतिहास देखिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए विनोद संपत, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, ये तो मोरालिटी की बात हो गई, तो टेक्निकल बात करते हैं। आज जहां मैं पढ़ रहा था इस बारे में कि इंसॉल्वेंसी कोड के बाद बायर्स का क्या होगा, तो वहां कहा गया कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में तो बैंक आ जाते हैं, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में बायर्स आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता, हालांकि ये कह रहे हैं देवेंद्र कि अभी तक हमें बताया नहीं गया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अगर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आएंगे तो क्या इनको इनका पैसा या इनका फ्लैट मिलेगा? पहले जिसका रजिस्ट्रेटेड रहेगा उसका राइट रहेगा। अगर बैंक ने पहले रजिस्टर किया तो बैंक का राइट रहेगा। अगर फ्लैट परचेजर ने पहले रजिस्टर किया रहेगा तो फ्लैट का क्या रजिस्टर किया होगा? एफआईआर क्या? क्या रजिस्टर किया होगा सर? एफआईआर या क्या रजिस्टर किया है उसका हक रहता है, बैंक का नहीं लगता है। क्या रजिस्टर है? आज सवाल ये आ रहा है कि फ्लैट पर पहला किसने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया है वो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। जिसका पहला रजिस्ट्रेशन रहेगा उसका पहला राइट आएगा प्रॉपर्टी पे। नहीं, मैं आप शायद मेरी बात समझ नहीं पाए सर। मैं वेंकट राव पूछना चाहते हैं। मैं इंसॉल्वेंसी कोड का जो तहत जो मामला निपटाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी कोड में एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं गौरव जी। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जो बैंक्स ने अभी जो इंसॉल्वेंसी के तहत उन्होंने एक्शन लिया है, एनसीएलटी पे दाखिल किया है और इंसॉल्वेंसी के और या रेजोल्यूशन के और हम कहिए वो हम बढ़ रहे हैं इन केस ऑफ जेपी।
ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या बायर आएगा नहीं आएगा, हमारे पास एक रीसेंट जजमेंट्स भी है। और ये भी बताइए कि फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या है, ऑपरेशनल बेसिकली इन शॉर्ट सिंपलिस्टिक टर्म्स में अगर समझना कोशिश करेंगे तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो हैं जो आपको लेंड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेंड करते हैं, वर्किंग कैपिटल बैंक हो गए, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो हैं जो सप्लायर्स हैं या इंक्लूडिंग वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको बायर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर में स्पेशली रियल एस्टेट में, और जो बायर का रिफंड का हुआ या कोई हुआ है वो अभी ऑपरेशनल क्रेडिटर से बाहर हैं। ये कुछ ऐसे जजमेंट्स आई हुई हैं। अब हैविंग सेड दैट, इशू ये आता है कि इतने लार्ज स्केल में जब इतने बड़े स्टेक्स हैं, क्या वो डेफिनेशन फिर भी होल्ड करेगा, एक इंटरप्रिटेशन आएगा और उसके बेसिस पे हमको एक इनका स्टेक सुनने की जरूरत पड़ेगी इस जैसे केसेस में, क्योंकि ये अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरिंग, देखिए बैंक्रप्सी कोड सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं बना है, बैंक्रप्सी कोड बना है अक्रॉस द बोर्ड सब इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो स्टेक्स एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होता है वो बाकी इंडस्ट्री से कंप्लीट अलग हटके है। ठीक है, एक्ट भी बहुत नया है, इंसॉल्वेंसी एक्ट पिछले साल ही आया है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आ गए देवेंद्र, आपने अगर आप आ गए तो आपको फायदा होगा इससे? नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि घर चाहिए मुझे। मैंने जो 2010 में या 2007 में जो किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है और जब मुझे लास्ट में मिलेगा ऑन द प्रायोरिटी में बहुत बॉटम पे आता हूँ, बॉटम पे आता हूँ, यानी कि मुझे जो फ्लैट का उसका आधा, मैं कहता हूँ 10% भी नहीं मिलेगा अगर मैं ऑपरेशन क्रिएटर बन जाता हूँ, और जो बाद में बंदर बाट होगी उसमें कुछ भी नहीं आएगा मेरे हाथ। ठीक है, ये भी एक विकल्प, तो ये तो गलत हो रहा है। और हमें चाहिए नहीं, मुझे तो घर चाहिए। मैंने कोई जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ये आपके पास प्रवीण जी आपसे पूछूंगा इसके बाद कि आप लोग, आपकी जो फेटर्निटी है वो इस पर कुछ सोचेगी कि नहीं सोचेगी, लेकिन वेंकट राव ऑप्शन क्या है आप बायर के पास? देखिए, बायर के पास फिलहाल एक ही ऑप्शन है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि लीगल कोर्स की तो जहाँ तक बात है वो अप्रोच करेंगे, एनसीएलटी को करेंगे, कोशिश करेंगे जिस तरीके से भी हो, लेकिन एक एनसीएलटी हो या इस बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक दायरे के अंदर ही डिसीजंस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। अब इनका विकल्प ये है, ये अप्रोच करें मेरे ख्याल से टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंटर इंटरवेन करें, स्टेट इंटरवेन करें और डेवलपमेंट अथॉरिटीज इंटरवेन करें इसमें, और इनका एक एंड के ओर लेके चलें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इवन इंसॉल्वेंसी भी जो अभी एडमिट हुई है वो एक रेजोल्यूशन के लिए हुई है। मेरा मानना ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही लिक्विडेशन की तरफ हम तय कर रहे हैं। तो रेजोल्यूशन में डेफिनेटली आपसे यही सवाल लेने वाला था कि जेपी इंफ्राटेक तो एक बड़ा हमारे सामने मामला आ गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें आप, क्योंकि लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, क्या हम ये ना माने कि और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लोगों के साथ, बायर्स के साथ धोखा करते हैं, पोजीशन टाइम पर नहीं देते, जो कहते हैं वो नहीं देते, या जो अभी तक कहा वो दिया नहीं, और ऐसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की उम्मीद जेपी के बाद आपको लगा है कि सरकार सोई सरकार जागेगी? लगता है गौरव, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। अगर सही ढंग से जांच की जाए तो आपको हर एरिया में 2-4 विजय माल्या निकल आएंगे यहाँ पे। अच्छा। जो वाकई अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ मलेशिया में बैठे हैं, कुछ इस तरह से अंडरग्राउंड है कि उनके परिवार के कोई लोग भी नहीं मिल रहे हैं, स्टाफ तक नहीं मिल रहे हैं, ये हालत है। कई सारे बिल्डर आपको नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में मिल जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि सरकार अगर वाकई इसमें कुछ खास कदम नहीं उठाई तो बहुत सारे बायर कुछ सालों में आपको आत्महत्या करते नजर आने लगेंगे। ये धरातल पे है। मतलब कई लोग मुझे ऐसे मिले सर जो कह रहे थे कि मैं अब EMI नहीं दे पा रहा हूं, मेरी नौकरी अब इस कदर IT सेक्टर में भी इतना स्लम है कि मुझे कम सैलरी मिल रही है, और उसके बाद मैं EMI भी दूं और रेंट भी दूं, दोनों पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई अगर ये बात आप जरूर रखिए कि इस तरह से हुआ तो मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। आप बताइए, अगर ऐसी कोई घटना घटी उसके बाद सरकार जागेगी या अब जागेगी? मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैंने 2014 में IT कंपनी से छोड़ा था कि मोदी जी से मैं प्रभावित हुआ था कि हाँ स्टार्टअप में कुछ वर्क करना चाहिए। मैं ई-कॉमर्स कंपनी में लॉन्च किया अपना। आज मैं स्टार्टअप नहीं चला पा रहा हूं अपना, ठीक है, और मेरे पास EMI है, होम लोन है, मैं क्या क्या पे करूं? मैं या सैटरडे संडे को जाके मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं, या आप पॉलिटिशियन के चक्कर लगाऊं, या पुलिस के चक्कर लगाऊं, नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगाऊं, और वहां पे किस तरीके से हमें देखा जाता है, बोला कि ये इन्वेस्टमेंट किया होगा। किस चीज का मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा? कोर्ट में मैंने केस डाला है, 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसपे डेट मिलती चली जा रही है। 12(1)B में केस फंसा दिया। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरे सामने, अगर मैं इस देश में रहता हूं, मुझे लगता है मैं गुलाम हो चुका हूं।
हम कह रहे हैं कि 15 अगस्त को ये देश आजाद होता है। मैं कहता हूं आज की डेट में हम गुलाम हो चुके हैं। किसके गुलाम हो चुके हैं? वो है बैंकिंग सिस्टम, वो हमारे पॉलिटिशियन जो आपस में लड़ते रहते हैं। उनका सिर्फ काम क्या है? उसने गलती करी है। आज की डेट में कितने विधायक, कितने हमारे यहाँ सांसद, क्या कोई स्टेटमेंट आया है उनका? क्या बायर्स के लिए उन्होंने कुछ बोला है कि हम आएंगे, घबराओ मत? किसी ने हमें सांत्वना दी है? नहीं, सिर्फ ये बोलते हैं कि बायर्स का दर्द है। क्या दर्द आप समझेंगे? जिस दिन आप अपने परिवार को चलाने की कोशिश कीजिए, 50,000 रेंट, 50,000, जहां जैसे मेरा एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूं, पूरे आईटी इंडस्ट्री को मैं बताना चाहता हूं, मैं अपना माइंड नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि मुझे महीने की ईएमआई देखनी है, मुझे रेंट देना है, किराएदार का मेरे पास फोन है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। जफर इस्लाम, अब इसके आगे कुछ नहीं आएंगे। मुझे पता है कि ना बीजेपी पॉलिटिशियन आएंगे ना कोई आएगा। कहने को बचता है कि हम आपको शब्दों में इससे ज्यादा और क्या बयान कर सकते हैं जब आप दर्द नहीं समझ सकते कि आप आएंगे हमसे मिलने, मजबूर हो जाएंगे। किसी ने स्टेटमेंट दिया इस चीज के लिए? सरकार क्योंकि जनता की प्रोटेक्टिव होती है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप छोड़ दीजिए किसने क्या किया किसने नहीं किया, कांग्रेस बीजेपी मत करिए इस पे। अब इसका हल निकालिए सर, क्या हल निकालेंगे? मुझे जवाब देने दीजिए, जवाब देने। देखिए देवेंद्र यादव जी की जो पीड़ा है मैं समझ रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि वो अकेले इंसान है जो जिनको इस प्रोसेस से जूझना पड़ रहा है। कई लोगों ने ऐसे घर बुक किए और उन्होंने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया या कोई और कारण रहा जो इस जैसे इन्होंने बताया, और उनको इस तरह के तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं खड़ी है, सरकार ही है जो इस तरह के अभी तक जेपी इंफ्रा के मामले में तो नहीं दिखा कि 2010 में एक लिस्टेड कंपनी योगी आदित्यनाथ जी से मिल के आपकी आदत है, आप टोक देते हैं। टोक नहीं देते, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। अरे एक मिनट से सुनिए तो सही, जी से मिल के आया हूँ और अभी तक कोई हल नहीं हुआ। आप क्या कोई मैजिक वैंड है कि हल कर दिया? आपको मैं कह रहा हूं जो उसकी बात सुन लीजिए। हमने कानून लाया है, कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, तो कानून हम लेकर आए हैं और कानून के तहत हम कार्रवाई करेंगे उन पे। लेकिन ये भी कह रहा हूं कि जो कानून लाया उसके प्रावधान जितने भी है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जरूर एक कॉमन बायर जो है, जो एंड यूजर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सर, अब मैं आपको बताता हूं कानून की बात बताता हूं आपको, कानून की बात बताता हूं सर आपको। कानून के तहत अगर बायर्स, पहली बात तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आते नहीं है और आए भी तो इनको क्या मिलेगा? पेनी। इनको क्या मिलेगा? इनके 50 लाख रुपए का इनको 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा क्योंकि इनका वो प्रोपोर्शन में अमाउंट नहीं आएगा। अब आप कानून के तहत इनका निपटारा कर दीजिए और फिर कहिए इनसे कि जाओ जो कानून था वो हमने कर दिया। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहते हैं आपसे क्योंकि आपने बातें की हैं, आपने आउट ऑफ द बॉक्स वादे किए इनसे सर। आपने कानून का वादा नहीं किया था, आपने अच्छे दिनों का वादा किया था। ये अच्छे दिन है सर इनके। एक मिनट गौरव जी, देखिए आप आउट ऑफ पर्सपेक्टिव में बात कीजिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात मत कीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए हम कह रहे हैं जस्टिफाइड बात कर रहे हैं सर कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम इनकी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं, इनकी तकलीफ समझ रहे हैं। जाहिर है इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें फ्लॉ हो गया। ऐसे सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा सर। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हम इनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्टर हैं। हम बिल्डर के साथ नहीं खड़े, हम इनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार इनके साथ खड़ी रहेगी और हर जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल करते हुए इनके इंटरेस्ट की। ठीक है, मेरे पास समय कम है। ओके जफर इस्लाम जी, ओके मैं मानता हूं जफर इस्लाम जो कह के गए एक चीज सत्य है और ये होने वाला है। लेकिन मैं देखूंगा और मैं फिर आपसे इस बारे में और सवाल पूछूंगा और ये लोग भी पूछेंगे। अखिलेश जी जल्दी से 30 सेकंड, फिर मैं प्रवीण जैन से एक फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि अल्टीमेटली आरोप तो इन पे ही लगे। लेकिन अखिलेश जी आपको बोलिए, ये सारे चीज के जिम्मेदार यही है। छोड़िए, मैं कह रहा हूं ब्लेम गेम छोड़ दीजिए, सोल्यूशन चाहिए हमें। जो अखिलेश जाफर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस टाइम नेशनल चैनल पे कोई कमिटमेंट कर सकते हैं? बायर्स के लिए कोई कमिटमेंट कर सकते हैं आप? सुनिए मैं कर रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड, सुनिए। देखिए हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ओके सर, ओके हम जानते हैं सरकार की कमिटमेंट पूरी तरह से कमिटेड है। और अखिलेश जी जल्दी टाइम खत्म हो गया, जल्दी बोलिए। गौरव जी, ये जरा वो खोटा उतार के बात कीजिए। आज जिसकी मेरा कहना ये है, ये कहां से कैसे हल्के लोग बिठा लेते हैं आप, दूसरों को सुनने नहीं दें।
मैं कह रहा हूं आज देवेंद्र यादव जी को उनका घर चाहिए। इस कानून से किसी को फांसी हो उससे लेना देना नहीं। दोनों जगह की सरकार यह ऐलान करे कि हम बायरों को घर दिलाएंगे, चाहे वो एक्वायर करके दिलावे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी को बेच के दिखावे। ये जितने देवेंद्र यादव जी टाइप के लोग हैं उनको खड़े रहने के लिए नहीं, खड़े रहना नहीं है। आप खड़ा तो बहुत लोगों के साथ मत रहिए सर। अगर ये कमिटमेंट करते हैं तो अब होता है कि सरकार 56 इंच का सीना दिखाएगी। प्रवीण जैन, मेरे पास समय नहीं आपसे सवाल पूछूं, समय खत्म हो चुका है। प्लीज डोंट डू दिस ब्लेम गेम अगेन। बट प्रवीण जैन, कम से कम आप जैसे लोग जो कि बिल्डर बॉडी है वो कुछ करे तो एक प्रेसिडेंट भी सेट होगा यहाँ पर कि बिल्डर्स खुद सामने आए। उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ करेंगे और जेपी इंफ्रा के मामले में कुछ करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। तो उम्मीद है कि घर खरीदारों को रोना ना पड़े, घर खरीदार खुशी खुशी अपने घर में जाए जिसका वो सपना संजोते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में इसके उलट ही देखने को मिलता है। शायद अब सरकारें जागे, शायद अब अथॉरिटीज जागे और शायद बिल्डर ये ना कहे कि मैं क्या करूं, शायद बायर न कहे कि अब मैं क्या करूं। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।